डिजाइनर ड्रेस पहनने वाले मायके से अच्छा दर्जी ससुराल। हे भगवान, ये कैसा डिजाइनर ड्रेस मेरी माँ ने मुझे बना दिया। चारों तरफ से मेरा सारा शरीर दिख रहा है और सामने मेरा होने वाला पति, मेरी सास बैठी हुई है। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। क्या हुआ बहू, घबराई घबराई और परेशान सी लग रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ जी, सब ठीक है। चलो बढ़िया, फिर तो हमें तुम बहुत पसंद आई विशाखा जी। पता नहीं है मेरी सिस्टर ने भी कैसे लड़के को पसंद किया है अपनी शादी के लिए। ड्रेसिंग सेंस तो है ही नहीं, कैसे पुराने जमाने के कपड़े पहन के मेरी बहन को देखने आए हैं। अब लड़के वाले रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद लाजो की बेटी प्रीति सिलाई मशीन पर अपने होने वाली भाभी का लहंगा सिल रही होती है। बेटी, 2 से 3 दिन बाद तेरे भाई की शादी है, लहंगा तैयार नहीं हुआ क्या? हाँ माँ, लहंगा तैयार है। कुछ दिन बाद लाजो अपने पूरे परिवार के साथ बारात लेकर अपनी बहू के घर पहुंचती है, जहां बहू के मायके वालों में डिजाइनर ड्रेस पहने हुए होते हैं। हाँ, भाभी की बहन ने कितना डिजाइनर गाउन पहना हुआ है और उनकी माँ ने कितनी एक्सपेंसिव साड़ी पहनी है। भाभी के पिताजी ने भी डिजाइनर कोट पैंट पहना हुआ है। आसपास के मेहमानों को देखकर भी लगता है उन्होंने भी डिजाइनर कपड़े ही पहने हैं। बेटी, मुझे तो ये सारे डिजाइनर ड्रेस देखकर घबराहट हो रही है। पता नहीं बहू को हमारे हाथ का सिला हुआ ये शादी का लहंगा पसंद आएगा कि नहीं। अरे आप दोनों क्या सोच रहे हैं? जाकर राधिका को उसका लहंगा दीजिए, वो इंतजार कर रही होगी। लाजो प्रीति के साथ लहंगा लेकर अपनी बहू के कमरे में पहुंचती है। आप लोग आ गए? अरे मेरा लहंगा तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ से कवर है, इसकी बाजू भी फुल है और ब्लाउज का भी गला ज्यादा डीप नहीं है। ये लहंगा कहाँ से लिया? बहुत खूबसूरत है। भाभी, आपका ये लहंगा मैंने खुद सिलाया। मुझे खुशी हुई आपको ये लहंगा पसंद आया। अब लहंगा पहनकर राधिका मंडप पर आती है। माँ देखना, दीदी के ससुराल वालों ने कितना वाहियात लहंगा दिया है। अरे अगर औकात नहीं थी तो हमें बता देते, हम डिजाइनर लहंगा बनवा कर दे देते अपनी दीदी के लिए। वहीं मंडप पर बैठी राधिका खुद से, मेरा लहंगा कितना खूबसूरत है। पहली बार चारों तरफ से ढका हुआ कपड़ा पहनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लव यू सासू माँ। अब पूरी विधि विधान से शादी करके राधिका अपने ससुराल पहुंचती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह राधिका की ननद मशीन पर कपड़े सिल रही होती है। अरे प्रीति, तुम सिलाई भी करती हो? हाँ भाभी, और ये मैं आपके लिए ही सिल रही हूँ। आज आपकी मुंह दिखाई की रस्म है ना, तो आपका ब्लाउज बना रही थी। हाँ बहू, जा फटाफट से इसे पहन ले, पड़ोस के लोग तुझे देखने आते ही होंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी पहन कर आती हूँ। अब राधिका फुल बाजू का ब्लाउज और सुंदर सी साड़ी पहनकर शीशे के आगे खड़ी होके, मेरे दर्जी ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। वो मेरे बिना कहे मेरे लिए इतनी प्यारी ड्रेस सिलते हैं। और एक मेरी माँ थी जो, ये ले फटाफट प्रमोटिंग करने के लिए ये डिजाइनर ड्रेस पहनकर तैयार हो जा। नहीं माँ, मैं अब और ये टाइट शर्ट डिजाइनर ड्रेस नहीं पहन सकती। देखिए मेरे शरीर पर ये टाइट कपड़े पहनने से कितने कट लग गए हैं। मुझे बहुत पेन होता है ये टाइट डिजाइनर ड्रेस पहनकर। चुपचाप से पहनती है, थप्पड़ मार के पहनाओ। भाभी चलिए, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो प्रीति। राधिका तैयार होकर बाहर आती है। लाजो, क्या बात है, तू तो अपनी बहू पूरी संस्कारी लेकर आई है, साड़ी वाड़ी पहनने वाली। वैसे बहू बहुत सुंदर है तेरी। और सच में चांद का टुकड़ा है लाजो, तेरी बहू चांद का टुकड़ा। अब मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद राधिका अपनी पहली रसोई का खाना बनाने जाती है, जहां लाजो फिर एक बार राधिका के हाथ में एक सुंदर सा सूट देते हुए कहती है, बहू हमारे यहाँ पहली रसोई में भी कोरा कपड़ा पहनकर ही खाना बनाया जाता है, इसीलिए मुंह दिखाई वाली साड़ी उतार कर अब तू इस कोरे सूट को पहन ले। एक और मेरे मनपसंद का कपड़ा। मेरे दर्जी ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। मैं ऐसे कपड़े पहनने के लिए तरसती थी अपने मायके में। ठीक है माँ जी, मैं अभी बदल कर आती हूँ। अब राधिका सुंदर सा घेर वाला फ्रॉक सूट पहनकर रसोई में आती है और पहली रसोई का खाना बनाकर अपने परिवार वालों को खिलाती है। बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है तूने। हाँ राधिका जी, खाना तो सचमुच आपने बहुत अच्छा बनाया है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ भाभी, मुझे भी आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आप सभी का। वैसे बहू, कल तो तेरी पगफेरे की भी रस्म है, तो जा तू आराम कर ले, बाकी हमें तो अभी सिलाई का काम करना है। माँ जी, अब मैं भी तो इस दर्जी परिवार की बहू बन चुकी हूँ, लाइए ना मैं भी आप लोगों की मदद कर दूं। अरे नहीं नहीं बहू, अभी तेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और तू चली सिलाई मशीन चलाने। नहीं, अभी तू आराम कर, मैं और तेरी ननद है ना, वो सब कर लेंगी। अब अपनी सास के कहने पर राधिका अपने पति के साथ जाकर आराम करने लगती है। वहीं उसकी नंद राधिका और उसकी सास लाजो मिलकर उसके पगफेरे के लिए एक सुंदर शरारा सिलती है। अगले दिन सुबह, ये लो बहू, तुम्हारे पगफेरे की रस्म के कपड़े बनकर तैयार हो गए हैं। माँ जी, ये आपने मेरे लिए बनाया? ये लोग मेरे लिए कितना कर रहे हैं। और एक मेरे मायके वाले थे जो जबरदस्ती मुझे डिजाइनर कपड़े पहनाते थे।
मुझे नहीं पसंद ये छोटे छोटे कपड़े पहना, सब मुझे बहुत बुरी नजर से देखते हैं। ये डिजाइनर ड्रेस इतनी भी अच्छी नहीं होती जितना सब सोचते हैं। मुझे तो ट्रेडिशनल पहनना पसंद है, सलवार सूट दुपट्टा। काश मैं ये सब पहन पाती। राधिका कहाँ खो गई, चलना नहीं है क्या? हाँ, मैं अभी ये कपड़े पहन कर आती हूँ। राधिका अपने पति राम के साथ एक ऑटो में बैठकर अपने मायके जाती है, जहाँ सभी लोग राधिका को शरारा में देखते हैं। अरे, डिजाइनर ड्रेस बनाने वाले परिवार की बेटी इतने साधारण से कपड़े पहनकर अपने पगफेरे की रस्म करने आई है। राधिका दी, ये कैसे घटिया कपड़े पहनकर आई हो अपने पगफेरे की रस्म में? अरे अगर डिजाइनर कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे तो मुझसे मांग लेती। एक सेकंड नायरा, कुछ भी बोले जा रही हो क्या मैंने तुमसे कहा कि मुझे डिजाइनर ड्रेस पहनना है, या तुम्हें मेरे चेहरे से लगा कि मैं इस कपड़े को पहनकर खुश नहीं हूँ? ये मेरी खुद की पसंद के कपड़े हैं और मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि इन कपड़ों को मेरी सास और मेरी नंद ने बहुत ही प्यार से मेरे लिए बनाया है। छोड़ बेटी, कुछ मत कह। अब जहाँ राधिका अपने दर्जी ससुराल वालों के पक्ष में बोल रही होती है, वहीं उसका पति राम शर्म से पानी पानी हो चुका होता है। उसकी नजरें शर्मिंदगी से झुक चुकी होती हैं। वो महसूस करता है कि वह अपनी पत्नी को डिजाइनर कपड़े नहीं दे पा रहा है। कुछ देर बाद पगफेरे की रस्म खत्म होती है, जिसके बाद राधिका अपने पति के साथ घर वापस आ जाती है। अगले दिन सुबह राधिका, मैं क्या सोच रहा था कि तुम अपने मायके वालों से अपने मनपसंद डिजाइनर ड्रेस मंगवा लो। मुझे लगता है हमारा दर्जी परिवार तुम्हारे लिए वैसी ड्रेस नहीं बना पा रहा है जो शायद तुम्हारे अमीर मायके वाले तुम्हें पहनाते थे। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कभी भी डिजाइनर कपड़े नहीं पहनना चाहती थी, बल्कि मुझे तो अपनी दर्जी ससुराल वालों के हाथ के सिले हुए कपड़े ही बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो जबरदस्ती मेरी माँ डिजाइनर ड्रेस पहनाती थी क्योंकि मैं खूबसूरत थी, इसीलिए वो सारे डिजाइनर ड्रेस मुझे ही पहनाकर ट्राई करवाती थी। पर अब मैं खुश हूँ कि मुझे मेरे दर्जी परिवार में रहकर उनके हाथ के सिले हुए ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने को मिलते हैं। इस दिन के बाद राधिका अपनी नंद प्रीति की सिलाई में मदद करने लगती है। राधिका प्रीति को डिजाइनर ड्रेस का गाइडेंस करती है और प्रीति उन पर काम करती है। देखते ही देखते प्रीति भी बहुत खूबसूरत डिजाइनर ड्रेस सिलना शुरू कर देती है। आसपास के सभी लोग उन दर्जी परिवार से डिजाइनर ड्रेस सिलवाने लगते हैं। तभी एक दिन राधिका के मायके में शिप्रा नाम की लड़की प्रीति के हाथ का बना हुआ डिजाइनर ड्रेस पहनकर वहां काम कर रही होती है, जिसे देख नायरा कहती है, एक्सक्यूज मी शिप्रा, तुमने ये डिजाइनर ड्रेस कहाँ से बनवाया? क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में तो इस तरीके के कपड़े ही डिजाइन नहीं किए जाते। मैम, मैंने ये क्रॉप गाउन मेरे घर के पास रहने वाली एक छोटे से दर्जी से बनवाया है, उसका नाम प्रीति है। तभी वहां आती है विशाखा। क्या प्रीति? अच्छा, मैं फोन में फोटो दिखाती हूँ, तुम बताना क्या ये वही है? हाँ मैम, ये वही है जिसने मेरा ये डिजाइनर ड्रेस बनाया है। अब देखते ही देखते राधिका के दर्जी ससुराल वालों की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। वो उन पैसों से अच्छा घर ले लेते हैं और अब वो खुद भी डिजाइनर कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन राधिका की माँ और उसकी बहन उनके घर आती हैं। माँ, आप यहाँ? नायरा, तुम आओ ना, बैठो। क्या बात है दीदी, आपका डिजाइनर ड्रेस तो बहुत खूबसूरत लग रहा है और आपकी नंद ने भी बहुत स्टाइलिश ड्रेस पहन रखा है। क्या ये सारे कपड़े प्रीति तुमने खुद डिजाइन किए हैं? नहीं नायरा दी, ये डिजाइनर ड्रेस को बनाने में मेरी भाभी ने मेरी काफी मदद की है। उन्होंने ही मुझे पूरा गाइड किया कि डिजाइनर कपड़े कैसे बनते हैं। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई प्रीति। जब तुम थोड़े से गाइडेंस में इतना अचीव कर सकती हो तो तुम आगे भी बहुत कुछ अच्छा कर लोगी। अब राधिका सबको चाय पानी करवाती है और उसी बीच विशाखा कहती है, ऐसे राधिका, मैं यहाँ तुम्हारी नंद को अपनी डिजाइनर स्टूडियो में हायर करने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि प्रीति हमारे लिए डिजाइनर ड्रेस डिजाइन करे। थैंक यू सो मच विशाखा जी, जो आपने मुझे इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। इस दिन के बाद से अब राधिका के दर्जी परिवार भी उसके डिजाइनर ड्रेस स्टूडियो में कपड़े डिजाइन करने लगते हैं और इसी तरह दोनों परिवार के आपसी मतभेद खत्म हो जाते हैं और वह खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं। नाश्ता, लंच और डिनर वाली 3 बहुएं। अन्नपूर्णा अपने तीनों बेटों की शादी एक साथ करवाकर निशा, पल्लवी, कुमकुम को बहू बनाकर लाती है। बहुओं, हमारे कुल की मान्यता है कि गृह प्रवेश की रस्म में जिस भी बहू के कलश के चावल पूरी तरह घर में बिखर जाते हैं, उसके साथ साक्षात अन्न धन की देवी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा विराजमान होती हैं। दोनों मॉडर्न शहरी बहू कलश को उल्टे पैर से गिराती हैं, तो वहीं कुमकुम दाहिने पैर से कलश गिराती है, जिसके चावल पूरे घर में बिखर जाते हैं। तभी पड़ोसन कांता, अरे अन्नपूर्णा बहन, तुम्हारी ये गांव वाली बहू गुणवान और संस्कारी आचरण वाली है। बाकी मॉडर्न बहू के लिए ये रस्म तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो गई है। इनके लक्षण देखकर लगता नहीं कि रसोई के कामकाज में माहिर होंगी। हाँ, पड़ोसन कांता की बात से दोनों मॉडर्न बहू को मिर्ची लग जाती है। What do you mean, आंटी जी?
आपको क्या लगता है हम शहर से हैं तो हमें खाना पीना बनाना नहीं आता? हमारी देहाती देवरानी सिर्फ सबको देसी खाना बनाकर खिला सकती है, लेकिन हमें इंडियन से लेकर कॉन्टिनेंटल हर टाइप की कुकिंग करनी आती है। You got it? तभी दूसरी पड़ोसन सुषमा बात संभालते हुए कहती है, अरे बहू, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें खाना पीना बनाना आता है। अन्नपूर्णा बहन, तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। एक साथ 3 बहू उतार लाई हो। तीनों एक एक टाइम के खाने की जिम्मेदारी भी संभाल लेंगी, तो सुबह का नाश्ते से लेकर लंच और डिनर में बढ़िया बढ़िया बनवा कर खिलाएंगी सब। हाँ आपके मुंह में घी शक्कर सुषमा बहन। रसोई संभालने की बात सुनकर पल्लवी निशा मन में खिचड़ी पकाते हुए, मैं और खाना बनाकर खिलाऊंगी? माय फुट। खाना बनाने के चक्कर में मैं अपनी नींद खराब करूंगी। माय फुट। अगले दिन तीनों बहू की पहली रसोई होती है। गांव वाली बहू तड़के सुबह उठकर कामकाज करती है। अरे कुमकुम बहू, तुम रसोड़े में अकेले हो? तुम्हारी दोनों जेठानियां कहाँ हैं? माँ जी, जेठानी जी अभी जागी नहीं है। मैंने चूल्हा साफ करके उसको साफ सुथरा बना के पूजा कर लिया है। खाने में क्या क्या पकवान बनाना है? तभी दोनों बहुएं चेहरे पर भरकर मेकअप थोप कर आती हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। बहुओं, आज तुम तीनों की पहली रसोई है, तो अपनी मन पसंद से जो भी तुम्हें अच्छा आता हो बनाकर खिला दो। रसोई में जरूरत की सामग्री घी, तेल, मैदा, सूजी सब भरा हुआ है। पहली रसोई बनाने के लिए बोलकर अन्नपूर्णा बाहर चली जाती है। सबके लिए दाल की भरी पूरी, कचौड़ी और मीठे में खीर और पुलाव, शाही पनीर बना लेती हूँ। हे माँ अन्नपूर्णा, आपको न्योता देती हूँ, मेरी रसोई का खाना अच्छा बने। गांव वाली बहू संतोष और खुशी भरे मन से खाना बनाती है, तो वहीं दोनों बहू किड़किड़ाते हुए, इतनी गर्मी में 36 तरह के पकवान मैं तो नहीं बनाने वाली। चिकन बिरयानी और चटनी बनाती हूँ। मेरे तो दिमाग में 36 तरह की चीज चल रही है। क्या बनाओ जो इजी हो और कम एफर्ट लगे? हाँ, सबके लिए फ्रूट कस्टर्ड बना लेती हूँ। कुछ मिठाई तो बनाना होता है ना। दोनों आलसी बहू ऊबे मन से खाना बनाती हैं। वहीं कुमकुम देसी तरीके से काफी कुछ बनाती है। थोड़ी देर में तीनों अपना खाना परोसती हैं। चलो भाई, इंतजार खत्म हुआ। खाना आ गया। खुशबू तो चिकन जैसी आ रही है। क्या बनाया है? विवेक जी, मैंने सबके लिए चिकन बिरयानी बनाई है। माँ जी, एक बाइट टेस्ट करके बताइए। पहली रसोई में पकवान की जगह चिकन देखकर अन्नपूर्णा खिंचे लहजे से बोलती है, निशा बहू, पहली रसोई में हर कोई मीठा बनाता है ताकि परिवार में मधुरता मिठास बनी रहे। बनाने से पहले पूछ तो लेती। अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, अब जाने दो। पूरा परिवार सबका बनाया खाना खाते हैं। तभी पल्लवी पूछती है, माँ जी, फ्रूट कस्टर्ड कैसा बना है? अन्नपूर्णा नीरस मन से जवाब देती है, पल्लवी बहू, तुम्हारा फ्रूट कस्टर्ड अच्छा है, लेकिन पहली रसोई की मान्यता कुमकुम बहू ने पूरी की है। उसने मीठे से लेकर पूरी, कचौरी सब चीज स्वाद बनाई है ना? ना ही ज्यादा घी तेल है, ना मसाले। गांव वाली बहू की तारीफ सुनकर दोनों जलकर खाक हो जाती हैं। पता नहीं मम्मी जी को इस देसी देवरानी के खाने में क्या टेस्ट आ रहा है। ऊपर ऊपर इतना तेल तैर रहा है। आज से नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ यही बनाएगी। हाँ। जलन के चलते दोनों बहू रसोई के तीनों टाइम के खाने में कभी हाथ नहीं बटाती। 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रात में डिनर के टाइम, रात के 10 बज चुके हैं, अभी तक डिनर नहीं आया। फिर सुबह ऑफिस के लिए उठने में लेट होता आता है। अन्नपूर्णा मेज से उठकर रसोई घर में जाती है, जहां कुमकुम अकेले बनाने में जुटी थी। बहू, बाकी दोनों बहू कहाँ हैं जो कि तुम अकेले डिनर बना रही हो? माँ जी, मैं बना लूंगी ना, जाने दीजिए। भड़कते हुए अन्नपूर्णा दोनों को बुलाती है। पल्लवी बहू, निशा बहू, जल्दी से यहाँ आओ। जी सासू माँ, आपने बुलाया? रसोई का तीनों टाइम का कोटा अकेले संभालने का जिम्मा क्या कुमकुम बहू का है? तुम दोनों सारा दिन कमरे में बैठकर मक्खी मारती हो क्या? या तो तुम दोनों अपने हिसाब से एक टाइम का खाना बनाने का चुन लो, या मुझे तुम तीनों में रसोई का काम बांटना पड़ेगा। किसी एक पर भार डालना उचित नहीं है। तभी दोनों चालाक बहुएं चाल पट्टी खेलते हुए, माँ जी, नाश्ता तो कुमकुम बनाती है, मैं दोपहर का लंच बना लूंगी। तो फिर रात का डिनर मेरी तरफ से डन है, मैं बना लूंगी। तीनों बहू के बीच 3 टाइम का नाश्ता, लंच, डिनर बनाने की जिम्मेदारी बांट दी जाती है। बेचारी कुमकुम तड़के सुबह 5 बजे उठकर नाश्ते की तैयारी करती है। फटाफट से चाय चढ़ाकर पराठे के लिए आटा गूंद लेती हूँ, फिर सब्जी काटकर छौंक दूंगी।
तभी बर्तन के खड़के से सो रही दोनों बहू खिचखिच करती हैं। हे भगवान, इतनी तड़के सुबह में बर्तन बजाना चालू कर दिया। इस देवरानी को भी तड़के सुबह ही किचन में लगना था। अच्छी खासी नींद आई थी, कबाब में हड्डी बन गई। सुबह के 8 बजे तक बहू खाने की मेज पर तरह तरह का नाश्ता लगा देती है। पूरा परिवार नहा धोकर खाने के लिए हाजिर हो जाता है। वाह भाई वाह, कितना बढ़िया नाश्ता खाकर मन प्रसन्न हो गया। बहू, थोड़े पराठे और आलू की कचौड़ी और देना। अजी, आज पूरी पराठे से ही पेट भर लोगे क्या? तेल वाली पूरी है, नुकसान करेगी। सादी रोटी भी तो रखी है, खा लो। माँ जी, ये पराठे पूरी नुकसान नहीं करेगी क्योंकि मैंने शुद्ध घी में बनाया है। बहू, शहर में कहाँ असली घी मिलता है? माँ जी, मैंने दूध की मलाई बटोर कर उससे घी निकाला था। अब आप घी खरीद के मत लाइएगा, मैं घर पर बना लूंगी। गांव वाली बहू के कम खर्चे में रसोई चलाने के सलीके से अन्नपूर्णा खुश होती है। देखते देखते दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। तभी पल्लवी फोन चलाते हुए, हे भगवान, फोन चलाने के चक्कर में मैं तो भूल गई, मुझे दोपहर का लंच बनाना था। पल्लवी फोन रखकर फटाफट से रसोई में आती है। तभी अन्नपूर्णा धमक जाती है। बहू, दोपहर के खाने का टाइम हो गया है। अब तो खाना बनाना चालू करेगी तो खिलाएगी कब? ओह माय गॉड, ये सासू माँ भी ना कितना कचर कचर बोलती हैं। सासू माँ, मुझे बस आधा घंटा दे दीजिए, मैं लंच बना लूंगी। अन्नपूर्णा किचन से चली जाती है। तभी पल्लवी दराज में से पास्ते का डिब्बा उतारती है। वाओ, हो गया जुगाड़। फटाफट से सबके लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाकर सर्व कर देती हूँ। इतने घमस में कौन खाएगा? कौन ही खाना खाएगा यार। कुछ देर में पल्लवी कच्चा पक्का पास्ता बनाकर लंच में परोस देती है, जिससे सबका मुंह बन जाता है। अरे बहू, आज क्या तू लंच में सबको मैदा खिलाएगी? रोटी सब्जी नहीं बनाई क्या? पापा जी, आप लोगों ने इतना हैवी नाश्ता खाया था, इसीलिए मैंने सोचा लंच में हल्का बना दूं। बेमन से पूरा परिवार पास्ता खाता है, मगर किसी का पेट नहीं भरता। वहीं तीसरी बहू रात के डिनर में दाल चावल परोसती है। सासू माँ, ससुर जी, आज मैंने सबके लिए डिनर में दाल फ्राई और जीरा राइस बनाया है, खाइए। चावल देखकर तीनों भाई गुस्से से चिड़चिड़ करते हुए, निशा, तुम्हें तो रोटी बनाने में पहाड़ टूट रहा था, जो चावल दाल उबाल कर रख दिए। एक तो वैसे ही लंच खाकर पेट नहीं भरा था और डिनर में दाल चावल बनाकर रख दिया। ये तो 1-2 घंटे में पच जाएगा। हद है। अरे दोपहर में लंच मैंने थोड़े बनाया था, जो आप लोग मुझ पर दाना पानी लेकर चढ़ रहे हैं। आदर्श विवेक रहने दो बेटा, इनको तो बस निपटाने वाला खाना बनाना था। बस कुमकुम बहू के नाश्ते से ही हमारा पेट भरा था आज तो। कुमकुम के नाश्ते की तारीफ सुनकर दोनों बहू फिर जल भुन जाती हैं। ये 2 कौड़ी की गांव वाली देवरानी का बनाया नाश्ता माँ जी को ज्यादा ही मक्खन लग रहा है, और हमारे बनाए लंच डिनर में इनको नुस्ख निकालना है। जल भुन कर दोनों बहुएं अब कुमकुम के बनाए नाश्ते को अक्सर नमक मिर्च बढ़ाकर खराब करती हैं। वहीं लंच डिनर में कभी मैगी, बर्गर, ब्रेड और होटल से खाना मंगवा लेती हैं, जिस पर सास टोकती है। बहुओं, तुम दोनों ने लंच और डिनर में होटल का खाना खरीद कर बचत के पैसे खर्च करने की ठान रखी है। अरे तुम्हारी देवरानी तड़के सुबह उठकर इतना नाश्ता तैयार करती है, सीखो उससे कुछ। बस माँ जी बस, जब देखो आप हमेशा अपने गांव वाली बहू के खाने का गुणगान करती रहती हैं। जब हमारा बनाया खाना आप लोगों को कच्चा पक्का लगता है और पसंद ही नहीं आता, तो हम किस लिए बनाएं? अब उगलाना तुम दोनों ने असली जहर। अरे खाना चाहत और लगन से बनता है। तुम दोनों के अंदर तो छोटी बहू के नाश्ते को लेकर जलन बसी है। माँ जी जाने दीजिए, दीदी को ऐसा मत बोलिए। दीदी, रसोई का असली स्वाद परोसने और पकाने में होता है, वही असली गृहिणी के गुण हैं। अगर आप दोनों चाहें तो मैं आपको खाना बनाना सिखाऊंगी। इतने के बाद भी कुमकुम का मिलनसार बर्ताव देखकर दोनों बहुओं को पछतावा होता है। कुमकुम, हमें माफ कर दो। हम हमेशा तुम्हारे खाने की तारीफ से जलती रही, मगर अब हम तुमसे खाना बनाना सीखना चाहती हैं। हमें माफ कर दो। आखिर में कुमकुम दोनों जिठानी को खाना बनाना सिखाती है और अब तीनों बहुएं मिलजुल कर खुशी पूर्वक रसोई संभालती हैं।